हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अगला टॉपिक है अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। देखिए, कंक्रीट की काफी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनमें से जो मेन चीज है वो सिर्फ पढ़ेंगे। एक है कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। एक है श्रिंकेज। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में मैं आपको पढ़ा दूंगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी यहीं पे पढ़ा देंगे। इसके अलावा श्रिंकेज होगा और श्रिंकेज के अलावा क्रीप। ये तीन इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है कंक्रीट की जो हमारे काम आती है। इन तीनों के बारे में ही सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इस वाले वीडियो में सिर्फ कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, राइट। तो देखते हैं कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट। सबसे पहले तो एक चीज याद रखिए कि किसी भी चीज का जब आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पता करना होता है, किसी भी मटेरियल का जब आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करना होता है, तो उसके लिए स्ट्रेस की सिचुएशन हमेशा यूनिएक्सियल होनी चाहिए। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमेशा यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिचुएशन में परफॉर्म किए जाते हैं। यूनिएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन में या यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिचुएशन में परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, हमने एक चीज देखा था जब हम कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे तब, क्योंकि कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 150 mm के क्यूब पे परफॉर्म किया जाता है। कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 150 mm के क्यूब पे किया जाता है। इस 150 mm क्यूब में एक इसका जो फेज है कंक्रीट का या कंक्रीट के क्यूब का, ये वाला फेज प्लेट पे रखा होता है, ये वाला फेज प्लंजर के नीचे होता है। कुल मिला के प्लेट और प्लंजर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? 150 mm। प्लेट और प्लंजर के बीच का डिस्टेंस 150 mm होता है। हमने ये चीज देखी थी कि प्लेट और प्लंजर के बीच जितनी कम डिस्टेंस होगी, तो इस कम डिस्टेंस की वजह से क्या होता है? फ्रिक्शन के कारण लेटरल रिस्ट्रेन आ जाता है। लेटरल रिस्ट्रेन आ जाता है। और लेटरल रिस्ट्रेन का रीजन क्या है? सरफेस फ्रिक्शन। लेटरल रिस्ट्रेन का रीजन क्या है? सरफेस फ्रिक्शन, जो कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की वजह से वेरी करता है, राइट। ये बात थी क्यूब की। तो मतलब अगर क्यूब को टेस्ट करते टाइम पे लेटरल रिस्ट्रेन रहेगा, तो लेटरल रिस्ट्रेन रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ट्राइएक्सियल सिचुएशन मिलेगी। आपको इस तरीके की सिचुएशन मिलेगी, ये वाला क्यूब प्लेट पे रखा हुआ है, ऊपर से लोडिंग आ रहा है और लेटरल रिस्ट्रेन की वजह से दोनों लेटरल डायरेक्शन से फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस मिल रहा है। तो ये यूनिएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन नहीं है, ये ट्राइएक्सियल स्ट्रेस सिचुएशन, ये जो है वो ट्राइएक्सियल स्ट्रेस सिचुएशन हो गया, राइट। तो इस तरीके की कंडीशन में कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व परफॉर्म नहीं करते हैं। उसके लिए क्या चाहिए आपको? यूनिएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, तो एक इस तरीके के स्पेसिमेन पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व परफॉर्म किया जाएगा जिसमें आपको यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिचुएशन मिलेगा, राइट। अब देखते हैं वो स्पेसिमेन क्या होगा। तो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व प्लॉट करने के लिए जो परफॉर्म किया जाता है जिस सैंपल पे, वो होता है सिलेंडर। वो इस सिलेंडर पे परफॉर्म किया जाता है, वो इस सिलेंडर पे परफॉर्म किया जाता है। इस सिलेंडर का लेंथ होता है 300 mm और इस सिलेंडर का डायमीटर होता है 150 mm। 150 mm, राइट। ये हम सिलेंडर काम में लेते हैं कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व परफॉर्म करने के लिए। इसका रीजन क्या है? टू इंश्योर यूनिएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन। अब क्या होगा, जब इस प्लेट में जब इस सिलेंडर में ये वाला पोर्शन इसका प्लेट पे रखा रहेगा, ये वाला पोर्शन पे प्लंजर आएगा, तो इनकी वजह से जो फ्रिक्शन पैदा होगा वो फ्रिक्शन पूरी लेंथ में नहीं जाता है, सिर्फ इसकी कुछ लेंथ तक और इस वाले फेस की कुछ लेंथ तक, यहां तक फ्रिक्शन का इफेक्ट रहता है। ये वाली जो लेंथ बचा, इस लेंथ पे फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस का कोई भी फर्क नहीं है, तो आपको यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिचुएशन मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 150 mm का क्यूब लेता तो उसकी पूरी की पूरी लेंथ अफेक्टेड रहती फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि वहां पे ट्राइएक्सियल सिचुएशन बन जाता। तो यहाँ पे ट्राइएक्सियल सिचुएशन नहीं बनता,
यूनिएक्सल सिचुएशन रहेगा, क्योंकि ये वाली लेंथ अनअफेक्टेड लेंथ है, यहाँ इस पे फ्रिक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए हम जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो टेस्ट इस 300 mm लेंथ और 150 mm के डायमीटर के सिलेंडर पे करते हैं। ठीक है, अमेरिका में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है कंक्रीट का, वो भी इसी स्पेसिमेन पे किया जाता है, वो भी इसी स्पेसिमेन पे किया जाता है। ठीक है, अब अगर मैं पहले एक लाइन लिख देता हूं कि जो टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा वो टेस्ट किस में परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म ऑन अ सिलेंडर having length 300 mm, having length 300 mm and diameter 150 mm। क्यों? टू ensure यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिचुएशन, यूनिएक्सियल स्ट्रेस सिचुएशन। तो यहां तुमसे ये दोनों क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं कि ये टेस्ट परफॉर्म किस पे किया जाता है, सिलेंडर पे किया जाता है, क्यों किया जाता है, ताकि आपको यूनिएक्सियल स्ट्रेस कंडीशन मिले। अब एक तरफ तुम्हारे पास क्यूब है, एक तरफ तुम्हारे पास क्यूब है जिसके ऊपर तुमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया, दूसरी तरफ हमारे पास सिलेंडर है, दूसरी तरफ तुम्हारे पास में सिलेंडर है जिसका डायमीटर 150 mm है और इसका लेंथ 300 mm है। इसकी सारी साइज 150 mm की होगी। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है कि इन दोनों के स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों के स्ट्रेंथ में क्या रिलेशन होता है। अब जब 150 mm डिस्टेंस रहेगी इसमें प्लेट और प्लंजर के बीच में, इसमें डिस्टेंस रहेगा 300 mm। ठीक है, तो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? हम ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं कि प्लेट और प्लंजर के बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा होगा, उसकी वजह से ट्रायक्सियल कंडीशन बनेगी, और जिस स्पेसिमेन में ट्रायक्सियल कंडीशन बनती है वो हमेशा ज्यादा रेसिस्टेंस शो करता है। तो 150 mm डायमीटर है दोनों का, लेकिन इस क्यूब की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी इससे, इस क्यूब की स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होगी। तो जो सिलेंडर की स्ट्रेंथ है, जो सिलेंडर की स्ट्रेंथ है, वो सिलेंडर की स्ट्रेंथ क्यूब की स्ट्रेंथ का लगभग 0.8 टाइम्स होता है। क्यूब स्ट्रेंथ इस क्यूब की स्ट्रेंथ का 0.8 टाइम्स होता है। सिलेंडर का डायमेंशन लिख देना, 150 mm डायमीटर और 300 mm लेंथ, और क्यूब के डायमेंशन क्या है, 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। ये क्वेश्चन एक तो इस तरह से पूछा जाता है कि सिलेंडर का स्ट्रेंथ क्यूब की स्ट्रेंथ का कितना गुना होता है। दूसरा इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि सिलेंडर की स्ट्रेंथ क्यूब की स्ट्रेंथ से कितने परसेंट कम होती है। तो सिलेंडर की स्ट्रेंथ क्यूब की स्ट्रेंथ से कितना परसेंट कम हुआ? अगर क्यूब की स्ट्रेंथ 1 है तो सिलेंडर का कितना होगा, 0.8। तो सिलेंडर से क्यूब का स्ट्रेंथ कितना परसेंट कम हुआ, 20% लेस। एक इस फॉर्म में पूछा जा सकता है, एक इस फॉर्म में पूछा जा सकता है क्यूब की स्ट्रेंथ सिलेंडर की स्ट्रेंथ से कितना परसेंट ज्यादा होती है। तो सिलेंडर की स्ट्रेंथ 0.8 है, क्यूब की स्ट्रेंथ 1 है, तो इससे कितना ज्यादा है ये, 25%। तीन तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, इन दोनों के स्ट्रेंथ के रिलेशन को, और तीनों फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो हमको ये तो पता चल गया कि किस टेस्ट को, स्ट्रेस स्ट्रेन टेस्ट को किस स्पेसिमेन में परफॉर्म करना है और क्यों करना है। जब कंक्रीट के ऊपर लोड लगाया जाता है या फिर किसी भी तरीके का जब आप कर्व पढ़ते हो, तो कर्व को पढ़ने का या कर्व को बनाने का कोई मेथड या कोई डेरिवेशन नहीं होता है। कर्व हमेशा टेस्ट के रिजल्ट्स होते हैं, और उन टेस्ट के रिजल्ट्स को हम प्लॉट करते हैं, और जो भी शेप मिलेगा आपको वो कोई ना कोई कर्व होगा। ठीक है, जब हम इस स्पेसिमेन पे लगे हुए लोड को, स्पेसिमेन पे लगे हुए लोड की वजह से कुछ डिफॉर्म होगा बॉडी, और उस डिफॉर्मेशन और लोड के रिजल्ट को जब प्लॉट करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से रिजल्ट दिखाई देता है। इस तरफ एक्स एक्सिस पे आता है स्ट्रेन और वाई एक्सिस पे आता है स्ट्रेस। क्यों आता है? क्योंकि ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है स्ट्रेन की। ठीक है, क्योंकि पहले जब लोड लगेगा तो बॉडी डिफॉर्म करेगी, और डिफॉर्म करने के बाद वो रेसिस्ट करेगी, तो स्ट्रेस बाद में जनरेट होगा, पहले हमेशा स्ट्रेन इंट्रोड्यूस होता है। तो जब इसके टेस्ट के रिजल्ट परफॉर्म किए जाते हैं, तो मैं पहले कर्व बना देता हूं एक बार।
ये मैंने 3 कर्व बनाए हैं, इसको 1 नंबर नाम दे देता हूँ, इसको 2 नंबर नाम दे देते हैं, इसको 3 नंबर नाम दे देते हैं। यहाँ पे 3 कर्व प्लॉट किए हैं, ठीक है। पहले वाला कर्व यहाँ पे एंड हो रहा है, दूसरे वाला कर्व यहाँ पे एंड हो रहा है, तीसरे वाला कर्व यहाँ पे एंड हो रहा है, राइट। ये टेस्ट के रिजल्ट हैं। अब एक चीज देखिए, तीनों कर्व में तीसरे वाले कर्व में सबसे ज्यादा स्ट्रेस का वैल्यू आता है, दूसरे वाले कर्व में उससे कम स्ट्रेस का वैल्यू आता है, और तीसरे वाले कर्व में उससे भी कम स्ट्रेस का वैल्यू आता है। स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस होता है इंटरनल रेसिस्टेंस। स्ट्रेस इज इंटरनल रेसिस्टेंस। कोई भी बॉडी रेसिस्ट कब ज्यादा करेगा? कोई भी बॉडी रेसिस्ट कब ज्यादा करेगा? तब उसका कैपेसिटी ज्यादा होगा। जब उसका कैपेसिटी ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा कैपेसिटी होगी उतना ज्यादा रेसिस्ट करेगा वो। और अगर मान लीजिए रेसिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है तो मतलब स्ट्रेस का वैल्यू ज्यादा है। तो जिस स्पेसिमेन का स्ट्रेस का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी। कैपेसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। कैपेसिटी ज्यादा होने का मतलब उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जिस कंक्रीट का स्ट्रेंथ ज्यादा है उस कंक्रीट का ग्रेड भी ज्यादा होगा। जिस कंक्रीट का स्ट्रेंथ ज्यादा है उस कंक्रीट का ग्रेड भी ज्यादा होगा। तो इन तीनों कर्व में सबसे ज्यादा स्ट्रेस थर्ड नंबर, देन सेकंड, देन फर्स्ट। तो सबसे ज्यादा ग्रेड का कंक्रीट कौन सा हुआ? ये वाला कंक्रीट का ग्रेड सबसे ज्यादा है, फिर इसका ग्रेड, फिर इसका ग्रेड। तो मैं इसको FCK लिख देता हूं। ये इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको FCK लिख दो, इसको भी FCK लिख दो, इसको भी FCK लिख दो। तो ये FCK 3 हो जाएगा, ये FCK 2 हो जाएगा, ये FCK 1 हो जाएगा। मतलब जो तीसरे नंबर का कर्व शो कर रहा है जो कंक्रीट, उस कंक्रीट का ग्रेड सबसे ज्यादा होगा। अब आते हैं अपन कर्व की तरफ। देखिए, इस वाले डायरेक्शन में स्ट्रेन है, इस वाले डायरेक्शन में स्ट्रेस है। ये पॉइंट होता है 0.2% या 0.002, अगर आपको परसेंटेज नहीं लिखना तो। यहां आता है लगभग 0.003, यहां आता है लगभग 0.004। ये स्ट्रेन का वैल्यू है फेलियर के बीच का। लगभग सभी तरीके के कंक्रीट का जो फेलियर होता है वो इस रेंज में होता है, 0.3% से 0.4% के आसपास। लेकिन इस 0.3% से 0.4% में भी हर कंक्रीट अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो करता है, ठीक है। इस रेंज में भी हर कंक्रीट अलग अलग तरीके का बिहेवियर शो करता है। जिस कंक्रीट का ग्रेड सबसे कम है वो सबसे ज्यादा स्ट्रेन शो करता है, जिस कंक्रीट का ग्रेड सबसे ज्यादा है वो सबसे कम स्ट्रेन शो करता है। अगर स्ट्रेन कम शो करेगा तो मतलब उस कंक्रीट का ब्रिटलनेस ज्यादा है। जिस कंक्रीट का जितना कम स्ट्रेन होगा उस कंक्रीट का ब्रिटलनेस उतना ही ज्यादा है। तो अगर मैं इस कर्व से देखूं, अब इस कर्व से मुझे 3-4 चीजें देखी जा सकती हैं। पहला कि एक पर्टिकुलर स्ट्रेन का वैल्यू है 0.2%, जिसपे सभी कंक्रीट मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू शो कर रहे हैं। तीनों कंक्रीट इस स्ट्रेस की वैल्यू पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस की वैल्यू शो करते हैं। मतलब 0.2% के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेस का वैल्यू मैक्सिमम होगा सभी तरीके की कंक्रीट के लिए। और जो मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं ये बात, जो मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू होता है उस मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं स्ट्रेंथ। उस मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू को ही स्ट्रेंथ बोलते हैं। और ये कौन सी स्ट्रेंथ है कंक्रीट की? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिफाइन होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिफाइन होता है इस स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग 0.2% स्ट्रेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस की वैल्यू आएगा दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। एक चीज तो ये पता चल गया कि सभी तरीके के कंक्रीट इस स्ट्रेस की वैल्यू पे इस स्ट्रेन की वैल्यू पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस शो करते हैं। दूसरा पॉइंट कि कंक्रीट की ग्रेड जितनी कम होगी, कंक्रीट का ग्रेड जितना कम होगा उतने ही ज्यादा डिफॉर्मेशन कंक्रीट में आता है। जितनी ज्यादा कंक्रीट का ग्रेड कम होगा उतना ही वो ज्यादा डिफॉर्म होगा। तीसरा पॉइंट, ये जो मार्क किए मैंने पॉइंट जहां पे कर्व एंड हो रहा है इसको बोलते हैं एंड स्ट्रेन या क्रशिंग स्ट्रेन बोल दो, इसको बोल देते हैं क्रशिंग स्ट्रेन, इसको बोल देते हैं क्रशिंग स्ट्रेन, ठीक है। चौथा चीज क्या है, ये जो कर्व जाता है कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन का, ये कुछ लिमिट तक लीनियर जाता है
और लीनियर के बाद फिर पैराबोला बनना शुरू हो जाता है। तो ये जो लीनियर की रेंज है ये जाता है लगभग 0.4% ऑफ पीक स्ट्रेस, 0.4% ऑफ 0.4 टाइम्स ऑफ पीक स्ट्रेस, मतलब एफसीके का कितना 40% के आसपास, 40% के आसपास। तो चार चीजें मैं मोटी मोटी देख सकता हूँ इस कर्व से, क्या कि सबसे ज्यादा स्ट्रेस का वैल्यू मिलेगा आपको 0.2% स्ट्रेन पे, तो इस 0.2% स्ट्रेन के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस का वैल्यू होगा उस स्ट्रेस के वैल्यू को कहोगे आप कंप्रेसिव स्ट्रेन। दूसरा, जितनी ज्यादा कंक्रीट की ग्रेड ज्यादा होगी उतनी ही कम स्ट्रेन की वैल्यू पे कंक्रीट क्रश कर जाएगा, कंक्रीट की ग्रेड जितनी कम होगी वो उतनी ही ज्यादा डिफॉर्मेबिलिटी शो करेगा, और एंड पॉइंट कर्व का कहा जाता है क्रशिंग स्ट्रेन। इसके अलावा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कंक्रीट का वो मैक्सिमम स्ट्रेस के 40% तक लगभग लीनियर रहता है और उसके बाद में वो पैराबोला बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, यही चीजें आपको देखी जा सकती हैं यहाँ से। तो अगर इनको लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जो कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेस है वो मिलेगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू 0.2% स्ट्रेन, और इस 0.2% स्ट्रेन के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को क्या कहेंगे हम, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। दूसरा क्या है कि अगर कंक्रीट की ग्रेड ज्यादा है, अगर कंक्रीट का ग्रेड ज्यादा है तो वो कम स्ट्रेन की वैल्यू पे फेल हो जाएगा, गेट्स क्रस्ट एट स्मॉलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, एट स्मॉलर स्ट्रेन। अगर मान लीजिए लो ग्रेड का कंक्रीट है तो लो ग्रेड का कंक्रीट ज्यादा डिफॉर्मेबिलिटी शो करेगा, ग्रेटर डिफॉर्मेबिलिटी। एंड पॉइंट ऑफ कर्व दैट इज क्रशिंग स्ट्रेन। और जो कर्व का लीनियर है वो लीनियर कब तक रहेगा, लगभग 40% ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन, 40% ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन। दूसरी चीज आते हैं, ये पॉइंट क्लियर होंगे आई थिंक, तो इन 3-4 पॉइंट को मैं मिटा देता हूं। जब हम कंक्रीट का जब कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में जैसे मान लीजिए ये कंक्रीट है और प्लंजर इस तरह से लोड लगाता है, तो जो लोडिंग आती है वो किस तरीके की लोडिंग आती है, एक्सियल लोड आता है। उसमें किस तरीके का लोड आता है, तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है उसके लिए लोडिंग किस तरीके की लगाते हैं हम, एक्सियल लोडिंग लगाते हैं, एक्सियल लोडिंग लगाते हैं। तो इस एक्सियल लोडिंग के करस्पॉन्डिंग जो आपको स्ट्रेंथ मिलेगा उसके लिए स्ट्रेन कितना रहेगा, 0.2%। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि मैक्सिमम स्ट्रेन अंडर एक्सियल लोडिंग कितना, 0.2% या 0.002। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कंक्रीट का कोई बीम है, इस कंक्रीट के बीम पे जब लोड लगता है, इस कंक्रीट के बीम पे जब लोड लगेगा तो ये कंक्रीट कुछ इस तरह से डिफॉर्म करेगा, इस तरह से डिफॉर्म करेगा। तब यहां पे जब तुमको क्रैक दिखाई देता है, उस क्रैक दिखने के टाइम पे कंक्रीट को फेल मानेंगे। तो ये जो क्रैक दिखता है, इस क्रैक के टाइम पे जो डिफॉर्मेशन होता है वो वैल्यू इन दोनों के बीच की होती है कि 0.3% से 0.4% के बीच में वो फेल कर जाएगा। तो हम एज्यूम ये करते हैं कि 0.3% और 0.4% के बीच का एवरेज ले लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि 0.35% पे कंक्रीट फेल कर जाएगा अंडर बेंडिंग, 0.35% पे फेल कर जाएगा अंडर बेंडिंग। तो मैक्सिमम स्ट्रेन बेंडिंग में कितना हो जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेन अंडर बेंडिंग में मैक्सिमम स्ट्रेन लेते हैं हम 0.0035, मतलब 0.35%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है। अगर तुमसे कहा जाए कि मैक्सिमम स्ट्रेन कितना है तो बेंडिंग के टाइम पे 0.35% और 0.2% एक्सियल स्ट्रेन में। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था किसी एग्जाम में, मैं इस क्वेश्चन को गलत करके आया था। तो ये ध्यान रखना कि तुमसे गलती ना हो, अक्सर एक चीजें कंफ्यूज करती है और पूछा जाता है क्वेश्चन, राइट। ये था कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन का।
अब कंक्रीट के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे एक चीज डिपेंडेंट है और वो है कंक्रीट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कंक्रीट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसी पे वेरी करता है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। देखिए वैसे तो जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हुक्स के हिसाब से तो क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। हुक ने क्या वैल्यू दी थी, या हुक्स ने एक नियम दिया था, हुक्स लॉ, जिसमें क्या कहा था, स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, स्ट्रेस इज इक्वल टू दिस। तो उसके हिसाब से ई सी का वैल्यू भले ही किसी भी मटेरियल के लिए हो, चाहे वो कंक्रीट हो चाहे वो स्टील हो, लेकिन उसने एज्यूम क्या किया था कि मटेरियल इलास्टिक मटेरियल होगा। उसने क्या एज्यूम किया था कि इलास्टिक मटेरियल होगा, और इलास्टिक मटेरियल के लिए हुक ने एक रिलेशन दिया था स्ट्रेस और स्ट्रेन। उसने ये कहा था स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए दे दिया था उसने ई, और इस ई को बोलते हैं हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बेसिक जो वैल्यू है इलास्टिसिटी की वो तो ये है, लेकिन क्योंकि कंक्रीट इलास्टिक मटेरियल नहीं है, इलास्टिक मटेरियल वो होते हैं जिनमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व 45 डिग्री पे जाता है, जिनमें स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व 45 डिग्री पे जाता है। तो कंक्रीट इलास्टिक मटेरियल नहीं है, इसलिए हम यहां से कंक्रीट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पता नहीं करते हैं। यहां से कंक्रीट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पता नहीं करते। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट का आईएस कोड देता है, और आईएस कोड के हिसाब से, अच्छा कंक्रीट के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दो तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। आईएस कोड के हिसाब से कंक्रीट का शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है EC इज इक्वल टू 5000 रूट FCK, और एक फॉर्मूला देता है आईएस कोड 5700 रूट FCK, 5700 रूट FCK। ये दोनों अलग अलग कोड में दिए हुए हैं। ये है IS 456 2007 के हिसाब से, दिस इज IS 456 1978। पुराने वाले कोड में 5700 रूट FCK है, नए वाले कोड में 5000 रूट FCK है। तो अगर तुमसे कोड का नाम लेके पूछे तो जिस कोड के बारे में पूछे उसका बता सकते हो। अगर तुमसे कोई भी कोड का नाम नहीं लिखा हुआ है तो हम हमेशा लेटेस्ट वाला बताते हैं। तो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो जाएगा 5000 रूट FCK, राइट। ये कंक्रीट का शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी दिया जाता है कंक्रीट का। जैसे मान लीजिए मैं इसको कह देता हूं EC शॉर्ट, इसको कह देते हैं EC शॉर्ट। अगर कंक्रीट के लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो कंक्रीट का लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला भी आईएस कोड देता है, और उसके हिसाब से E लॉन्ग टर्म इज इक्वल टू E शॉर्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा। अब यहां पे जो थीटा है ये है क्रीप कोफिशिएंट, थीटा है यहां पे क्रीप कोफिशिएंट। क्रीप क्या होता है वो अभी बाद में बात करेंगे। इस थीटा का वैल्यू होता है क्रीप कोफिशिएंट, और इस थीटा की वैल्यू भी आईएस कोड देता है आपको। टाइम के हिसाब से इस थीटा की वैल्यू डिफाइन करता है आईएस कोड। अगर 7 दिन की बात करते हैं तो 7 दिन के लिए थीटा का वैल्यू होता है 2.2। अगर 28 डेज की बात करो तो थीटा का वैल्यू होता है 1.6। अगर 1 ईयर के आसपास की बात करो तो इस थीटा का वैल्यू होता है 1.1। तो इस थीटा की वैल्यू को यूज करके आप कंक्रीट का लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी निकाल सकते हो। क्वेश्चन यहां से नहीं पूछता, या तो ये पूछेगा, पुराने जमाने में पूछे जाते थे क्वेश्चन, वो ये पूछता है कि कंक्रीट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइम के साथ किस तरह से वेरी करता है। कंक्रीट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइम के साथ किस तरह से वेरी करता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो थीटा की वैल्यू अल्टर करेगी,
जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा थीटा की वैल्यू अल्टर करेगी, और टाइम बढ़ने के साथ साथ देखिए, टाइम बढ़ने के साथ साथ थीटा का वैल्यू कम होता जा रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ थीटा का वैल्यू कम होता जा रहा है। तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी, और अगर कोई डिनोमिनेटर में वैल्यू कम आएगी तो ई का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा वैसे वैसे कंक्रीट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू इंक्रीज करता है। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विद टाइम। ये चीज पूछी जाती है। तो टाइम के साथ साथ कंक्रीट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इंक्रीज करता है। ठीक है, ये बात थी कंक्रीट के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की, जिसमें शॉर्ट टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों आ गया। और लॉन्ग टर्म मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पर डिपेंड करता है? क्रीप कोएफिशिएंट के ऊपर डिपेंड करता है, और इस क्रीप कोएफिशिएंट का वैल्यू आईएस कोड आपको देता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी होगी। ठीक है, अब देखते हैं कि कंक्रीट में अलग अलग तरीके के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किस किस तरह के होते हैं, अलग अलग तरीके के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसके लिए मैं वापस कर्व बना देता हूं। ये कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यहां पे आ जाएगा स्ट्रेन, इधर आ जाएगा स्ट्रेस आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। तो ये कर्व कुछ इस तरह से है, कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस तरह से है। दूसरी एक चीज याद रखना कि ये जो हम कंक्रीट के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ रहे हैं, ये कंक्रीट का एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये कंक्रीट का एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जिस कर्व को हम डिजाइन में काम नहीं लेते हैं। क्योंकि हम जब अलग अलग मेथड पढ़ेंगे आरसीसी स्ट्रक्चर के डिजाइन के, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड पढ़ेंगे। दोनों मेथड्स में इस वाले कर्व को काम में नहीं लिया गया है। ठीक है, इसका डिस्टॉर्टेड मॉडल काम में लिया गया है दोनों में, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में भी और लिमिट स्टेट मेथड में भी। किस किस तरीके का कर्व काम में लिया है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे बात करेंगे हम। तो एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ये, ध्यान रखना। अब देखिए, इस कर्व पे के हिसाब से अलग अलग तरीके के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन किए गए हैं कंक्रीट के। जब ये कर्व शुरू होता है, तो इनिशियली इसका कुछ स्लोप होगा, इस स्लोप को बोलते हैं इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट। इसको मैं 1 नंबर नाम दे देता हूं, इसको बोलते हैं इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस या इनिशियल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा नाम है डायनामिक मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, दूसरा क्या है कि इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, ये दूसरा नंबर नाम दे देता हूं। इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे जब हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट हो गया इस पॉइंट पे टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाता है, उसको बोलते हैं टेंजेंट मॉड्यूलस। ठीक है, तीसरा एक है सीकेंट मॉड्यूलस। सीकेंट मॉड्यूलस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कंक्रीट का कोई भी पॉइंट ले लो, इस कर्व का कोई भी एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से जब हम इस ओरिजिन को मिलाते हैं, तो ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ कितना स्लोप बनाती है, दैट इज सीकेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये तीसरा पॉइंट हो गया। तो कंक्रीट के 3 तरीके के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हुए। एक हुआ इनिशियल मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको डायनामिक मॉड्यूलस भी बोलते हैं, ये क्या है? ये है इनिशियल स्लोप। दिस इज इनिशियल स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का इनिशियल स्लोप क्या है? और जो आईएस कोड वैल्यू देता है वो ये वाली वैल्यू है। जो कंक्रीट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो इनिशियल टेंजेंट मॉड्यूलस ही है, जो हमने लिखा था 5000 √fck, वो ये वाली वैल्यू, क्योंकि ये वाला वैल्यू वेरी नहीं करेगा,
ये वाले वैल्यूज वेरी कर सकते हैं। आपने टेंजेंट कहाँ पे लिया, उसके अकॉर्डिंग स्लोप चेंज हो सकता है। आपने ये वाला पॉइंट कहाँ पे लिया, उसके अकॉर्डिंग स्लोप चेंज हो सकता है। तो ये वाला वैल्यू चेंज नहीं होता। दूसरा है टेंजेंट मॉड्यूलस। दूसरा है टेंजेंट मॉड्यूलस। तो टेंजेंट मॉड्यूलस क्या हुआ, ये स्लोप है किसका साथ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इसके साथ विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस, विद हॉरिजॉन्टल। तीसरा है सीकेंट मॉड्यूलस। तीसरा है सीकेंट मॉड्यूलस। तो सीकेंट मॉड्यूलस क्या है, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग एनी पॉइंट विद ओरिजिन। तो ये तीन तरह के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हुए कंक्रीट के। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा था कंक्रीट के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और इस कंक्रीट के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के हिसाब से कंक्रीट के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइम के साथ किस तरह से वेरी करता है। इसमें सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।